आवास नौ पहाड़ों के माध्यम से हम आज ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून में पहुंचे हैं। और जिस प्रकार के आप जानते हैं पूरा देवभूमि जो है कि ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर है। जैसे कि आजकल खेती से लेकर दुनिया भर की चीज़ें जो है कि पहाड़ों में जो जीवन यापन का एक साधन रह गया है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट है। और ट्रांसपोर्ट की आज जो समस्याएं, इन ट्रांसपोर्टरों की जो आज समस्याएं सुनी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस उत्तराखंड राज्य का हमने सपना देखा था वो सरासर बेमानी सी नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ से जाने के लिए जो पहाड़ के लिए अलग सा टैक्स है, दुनिया भर के जगह जगह पर जितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी फिर भी जो है कि ट्रांसपोर्टर, एक देवभूमि का जो ट्रांसपोर्टर है वो किसी न किसी तरह अपने लोगों को वो मदद पहुँचाना ही चाहता है, पहुँचाना चाहता है और पहुँचा रहा है। लेकिन आज खिन्न होकर ट्रांसपोर्टरों ने एक शायद एकता दिखाई है और उस एकता के माध्यम से अपने बीच बुलाया सूर्यकांत धस्माना जी को। आइए कुछ सवाल करते हैं। बहुत हिम्मत मिली और बहुत अच्छा लगा, आपको हमने सुना और सारे ट्रांसपोर्टरों की आपने समस्या को समझा। इतने प्रकार के टैक्स, यहाँ तक कि परसों हम एक बीमार को देखने हॉस्पिटल में गए, गाड़ी खड़ी हुई नहीं और एक आदमी उतरा तब तक वो पर्ची लेके आ गया पीछे हॉस्पिटल जैसी जगह में कि भाई पार्किंग कटाइए। और इतनी सारी समस्याएं, क्या मानना है आपका कि क्या होना चाहिए बेहतर? देखिए, इस समय उत्तराखंड राज्य में जो निज़ाम है, जो सरकार है, वो दिशाहीन है। उसको यही नहीं पता कि राज्य का भला किस चीज़ में है और बुरा किस चीज़ में। राज्य का अगर व्यापारी खुश नहीं होगा, राज्य का व्यापारी अगर कोई भी व्यापारी हो, दुकानदार हो, ट्रांसपोर्टर हो, ट्रांसपोर्टर मैं विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2013 से लेकर के और ये 2021 जी, इन 8 वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर कष्ट किसी ने भोगा है तो यहाँ का ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर का मतलब केवल ट्रक चलाने वाला नहीं, परिवहन से जुड़ा हुआ तमाम वो व्यवसायी। आप लगाइए 2 साल तक, 2 वर्षों तक लगातार 4 धाम यात्रा बन रही। 4 धाम यात्रा यहाँ की लाइफलाइन है। उससे जुड़े हुए वो 5 लाख परिवार जिनकी रोटी रोजी पर, बच्चे, शिक्षा, घर, चूल्हा सब यात्रा पे निर्भर है। वो यात्रा ठप, तो उससे बस का व्यवसायी भी, उससे यूटिलिटी चलाने वाला, मैक्सी कैब चलाने वाला, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी चलाने वाला, होटल वाला, ढाबे वाला, ट्रक वाला, सब लोग प्रभावित। फिर आपदा के बाद अगर आप देखेंगे 2013 की आपदा आई, आपदा में सबसे ज़्यादा मेहनत किसी ने करी तो परिवहन वालों ने करी। वो ट्रक वाला हो, वो बस वाला हो, वो गाड़ी वाला हो, जितने आपदाग्रस्त लोग थे उन लोगों को बचाने का काम, उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम, अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचाने का काम वो ट्रांसपोर्टर ने करा। लेकिन कहीं भी, विशेष तौर पे 2017 के बाद जो सरकार आई, 5 वर्षों तक वो व्यवसायी के साथ, ट्रांसपोर्टर के साथ कहीं खड़ी दिखाई नहीं पड़ी और किसी प्रकार की सहायता, किसी प्रकार की रियायत ट्रांसपोर्टर्स को नहीं दी। आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चरमरा रहा है, लगातार अधमरा सा हो गया है और दोबारा से उसके अंदर अगर जान फूंकनी है तो उनके साथ सरकार को खड़ा दिखना होगा। उनको तमाम उन समस्याओं को एड्रेस करना होगा, उन दिक्कतों परेशानियों को संबोधित करना होगा जिनसे आज वो परेशान है। टैक्स का आपने कहा, 1 नेशन 1 टैक्स का नारा कौन देता था? आज कहाँ 1 नेशन 1 टैक्स है? जिला पंचायत का नाका अलग, राज्य के अलग अलग विभागों के टैक्स अलग, नेशनल हाईवे का टैक्स अलग, टोल अलग, सारा टैक्स, पूरा रोड टैक्स अलग, परमिट टैक्स अलग, मतलब कौन सा ऐसा टैक्स है? एंट्री टैक्स अलग, पुलिस का टैक्स अलग, सीपीओ वाले का टैक्स अलग, आरटीओ वाले का टैक्स अलग, नंबर 1 का टैक्स अलग, नंबर 2 का टैक्स अलग। ये तो टैक्स देते देते मर गया ट्रांसपोर्टर। जहाँ जाओ वहाँ देना पड़ता है। ऐसा समझते हैं जैसे ट्रांसपोर्टर के ऊपर कहीं से बरस रहा है और कहीं से। सबसे ज़्यादा मेहनती मैंने गाड़ी के मालिक देखे हैं जो 8-8, 10-10, 12-12 दिन, 1-1 महीना गाड़ी में चलते हैं, तब जाकर के रोटी रोजी कमाते हैं। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार, अगर ये उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था परिवहन व्यवसाय को। इसमें सबसे ज़्यादा पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, तीर्थाटन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। क्योंकि तीर्थाटन, पर्यटन, अगर परिवहन कमजोर हो जाएगा तो तीर्थाटन कैसे चलेगा, पर्यटन कैसे चलेगा? सर, अभी जैसे कोरोना काल जैसे गुजरा है और मुझे लगता है कि जैसे राहत सामग्री से लेके दुनिया भर के काम करे गए, लोगों ने यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से सेवाएं दी, काम थोड़ा करा, खर्चा ज़्यादा दिखाया। लेकिन ट्रांसपोर्ट ने, मुझे लगता है कि पूरी शिद्दत के साथ जो है कि पूरा ईमानदारी के साथ जगह जगह किसी को राशन पहुँचाई, कोई दूसरी मदद
सरकार ने किसी उसको नहीं समझा, ना विपक्ष ने उसके संबंध में आवाज़ उठाई। ये थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरे ख्याल से विपक्ष के बारे में आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं अकेला व्यक्ति था, देहरादून में छांट के ऑटो रिक्शा वाला रहा हो, विक्रम वाला रहा हो, टैक्सी वाला रहा हो, इनके बीच में जा कर के उनको पूछना, राशन देना, राशन की किट देना, तमाम तरह की सहायता उपलब्ध कराना। लेकिन विपक्ष के पास सरकार नहीं होती, उसके पास साधन नहीं होते। विपक्ष एक सीमित मदद कर सकता है, ये काम सरकारों का होता है। और सरकारों को कहीं भी आप देखें, मतलब इतनी बड़ी बद्धी मजाक करी यहाँ के मुख्यमंत्री ने कि 1,000 रुपये परिवहन से जुड़े हुए लोगों को सरकार सहायता देगी। 1,000 रुपया, मतलब गैस का सिलेंडर 1,000 रुपये का आ रहा है, उससे ज़्यादा तो कई चालान काट देंगे। और 2 साल से लगातार कोरोना से लोग आवश्यक वस्तुएं, तमाम खाद्यान्न, तमाम सब्जियां कौन सप्लाई करता है, कौन पहुंचाता है? कोरोना में किसने पहुंचाया है? ट्रांसपोर्टर ने पहुंचाया। तो चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे बस वाला हो। मैंने ऐसी टैक्सियां देखी जिनमें पहले कोरोना काल में जब मैं ऋषिकेश गया तो उनके ऊपर घास उगी हुई थी उनकी छतों पे, क्योंकि जब एक पूरे 90 दिन 100 दिन अगर कोई गाड़ी नहीं चलेगी और उसके बाद भी लॉकडाउन जो है वो सीमित शर्तों के साथ रहेगा, तो अगर 4-4, 5-5 महीना गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो उसके ऊपर तो घास और पेड़ उगेंगे ही। बर्बाद हो गए लोगों के पास EMI देने का पैसा नहीं था, लोगों के पास अपने बच्चों की फीस देने का पैसा नहीं था, लोगों के पास अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन सरकार कहीं खड़ी नहीं दिखाई पड़ी। इसलिए ये काम सरकारों का होता है। विदेशों में आप देखिए, पूरे कोरोना काल में अमेरिका से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, जर्मन से लेकर, फ्रांस से लेकर, हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत बड़ी सभाएं करते हैं, वहाँ पे जाकर के बड़े शो करते हैं, वहाँ पर इवेंट करते हैं, उन सरकारों ने अपने नागरिकों के खातों में डायरेक्ट पैसा डाला मदद करने के लिए। यहाँ की सरकार ने लोगों को लूटा, यहाँ की सरकार ने PM केयर्स फंड बना दिया जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो सरकार कहाँ खड़ी रही? ऑक्सीजन आप नहीं दे पाए, बेड आप नहीं दे पाए, ICU आप नहीं दे पाए। हजारों लोग, उत्तराखंड के अंदर ही 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 7,500 तो वो लोग हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में है RT-PCR पॉजिटिव। इन्होंने तो घोटाले कर दिए। कोरोना के नाम पे 1 लाख टेस्ट हरिद्वार के महाकुंभ में फर्जी कर दिए। लेकिन लोगों को जो आवश्यकता जीने लायक होती है वो भी ये सरकार नहीं दे पाई। 2022 में जैसे पूरे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से आपको बड़ा समर्थन, बड़ा सहयोग मिल रहा है, तो आज जिस प्रकार के उनके मुद्दे हैं, इन मुद्दों को कैसे आप एक नियमित रूप से और एक उसमें लाएंगे? हम तो स्वयं दरवाज़ा खटखटाने आए हैं, ट्रांसपोर्टर्स से बोल करके आए हैं कि आपकी जो समस्याएं आप बताओ। चुनाव घोषणा पत्र जो 2022 का बनेगा, मुझे सोनिया जी ने जिम्मेदारी दी है, संयोजक बनाया है। पूर्व मंत्री नवप्रभात जी हमारे इसके अध्यक्ष हैं। हमारी बहुत बड़ी समिति है, जो समिति लगातार पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में जाकर के जनता के सवालों को ढूंढ रही है, जनता से सवाल पूछ रही है। आप बताओ क्या होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है, आप क्या चाहते हो, महंगाई के बारे में क्या ख्याल है, पढ़ाई के बारे में, रोजगार के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, पर्यटन के बारे में, तीर्थाटन के बारे में, जनता की क्या बातें हैं वो हम जानना चाह रहे हैं। वो चुनाव घोषणा पत्र जो हम बना रहे हैं वो जनता का चुनाव घोषणा पत्र होगा, और वो केवल चुनाव घोषणा पत्र नहीं होगा, वो कांग्रेस की प्रतिज्ञा पत्र होगा जिसको हम लागू करेंगे जब सरकार में आ जाएंगे। 2022 के लिए आप पूरे उत्तराखंड को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड के लोगों ने 21 वर्षों में 11.5 साल बीजेपी का राज भी देख लिया। उत्तराखंड की जनता ने 10 साल कांग्रेस का राज भी देखा। जनता आकलन करे, कब इंडस्ट्री आई, कब उद्योग आया, कब नौकरियां लगी, शिक्षा विभाग में शिक्षक कब आया, डॉक्टर कब आया, राज्य के अंदर तमाम जो सर्वांगीण विकास हुआ कब हुआ, ये सारी जनता जानती है। 21 सालों की हमारी आम शौहरत और बीजेपी की आम शौहरत। कब 1,000 रुपये का सिलेंडर 410 रुपये का जो सिलेंडर था 1,000 रुपये का हो गया, कब जो पेट्रोल 71 रुपये का था वो 100 रुपये पार चला गया, कब डीजल जो 59 रुपये था वो 100 पार चला गया, कब मटर और टमाटर ऐसा हो गया जैसे कि कोई गुच्छी खा रहा हो, जैसे विदेशों में गुच्छी की सब्जी खाते हैं ना, जो 35,000 रुपये किलो आती है। 160 रुपये किलो अगर मटर मिलेगा गरीब आदमी को, 100 रुपये अगर टमाटर मिलेगा, 40 रुपये अगर प्याज मिलेगा, 30 रुपये अगर आलू मिलेगा, खाना लोगों का मुश्किल हो गया। सरसों का तेल, मोदी जी ने कहा नौजवानों को पकोड़े तलो, वो भी रोजगार है। अब पकोड़े कहाँ से तले? 200 रुपये किलो तेल हो गया। तो लोग अपने आप फैसला करेंगे। मुझे लग रहा है तो उनका एक मिशन है, हो सकता है। तो ये हमारे साथ थे धस्माना जी, जो कि पूरे मोटर व्यवसायों के बहुत चहेते हैं। 25-26 सालों से मोटर नगर बसाने में और इस इंडस्ट्री को जीवित रखने में आज जिनका बड़ा सहयोग, अगर हमने यहाँ पर किसी से बात करी तो हर कोई जो है कि बड़ी अच्छी बातें करता है। तो देखते हैं कि 2022 में कैसा इनका साथ देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।